पाकिस्तान में रोजाना 17 अफराद जमीन के तनाज़ात में खूनी तसादुम के दौरान जान की बाजी हार जाते हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में 22 लाख के करीब मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें 18 लाख मुकदमात जमीन और जायदाद के तनाज़ात से मुतल्लिक हैं। यूं देखा जाए तो 80% मुकदमात की वजह पाकिस्तान में जमीन और जायदाद के तनाज़ात हैं। पाकिस्तान भर में आए रोज होने वाली कत्ल गारत की बुनियादी वजह इस किस्म के झगड़े हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए जाते हैं। हर कहानी का आगाज मलकियत या कब्जे के तनाज़े से होता है और अंजाम खौफनाक नताइज के साथ सामने आता है, जिसमें इंतहाई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। पीछे बच जाने वाले यतीम बच्चे या बेवा औरतें थाने कचहरियों और जेलों के मुलाकाती कमरों में बेबसी की तस्वीर बनी कहानियां सुनाते सुनाते खुद कहानी बनकर रह जाती हैं। मुलजमों को कैफे किरदार तक पहुँचा, इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा जो किसी की औलाद है, किसी के जवान बेटे हैं, किसी के भाई हैं, वो कम से कम इस तरह की ऐसे गंदे लोगों की भेंट न चढ़े। हमारी तरफ से शराफत हमें ले गई है और उन्होंने ये शौकिया किया है। किसी बंदे की उनको सपोर्ट थी, ये काम करो, और उन्होंने ये काम शौकिया किया। जैसे बंदा शौक करता है, उस बंदे की सपोर्ट इतनी कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने देता हूँ, छुड़ा लूँगा। जेड़े कत्ल हो गया ना, कमरान अहमद आमिर मामू अडे जेड़ा कत्ल हो गया ना, कोई उन्हें शोधन कोई गलती कसूर नहीं, तो उन्हें अजा जुल्म किया उन्हें तो फैर मार के बात तो न और जुल्म की ज़मीन के मसले में ही हुआ था, और वो लोग बहुत ही जालिम थे जिन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है। हमारा जवान बेटा कत्ल कर दिया है और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई हैं। ज़मीन के तनाज़ात पर पंजाब में कत्ल गारत एक बहुत पुराना सिलसिला है। इसका अगर आप इसकी तफसील पे जाएं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सूबा पंजाब में 12 से 15 अफराद रोज़ाना इन्हीं झगड़ों की बुनियाद पर जान की बाजी हार जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो तनाज़ात हैं ज़मीन के, और कता ताल्लुक़ इससे कि उस ज़मीन की लागत कितनी है या कीमत कितनी है या मालियत कितनी है। जैसे हमने देखा कि सिर्फ 5 फुट ज़मीन पर भक्कर में 5 अफराद 25 अप्रैल को जान की बाजी हार गए एक तनाज़े में। ऐसे हमारे पास सैकड़ों वाक़यात हैं। ज़िला गुजरात में 2 साल पहले इसी तरह का एक वाक़या हुआ कि 2 भाइयों पर 1 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा था जो बिल्कुल सड़क के ऊपर थी। तो उनके वालिद ने बहुत कोशिश की कि इस तनाज़े को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। बिलाखिर वो दोनों भाई कब्ज़ा लेने पहुँचे और दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की और दोनों मौके पर ही जा भक हो गए। तो उनके वालिद ने इबरत के लिए क्या किया, ताकि लोगों को इबरत हो, जिस ज़मीन पर तनाज़ा था 4 कनाल पे एक भाई की कब्र बना दी और 4 कनाल पे दूसरे भाई की कब्र बना दी। लोग आज जाते हैं, देखते हैं और इबरत पकड़ते हैं कि जिस ज़मीन के लिए झगड़ा हुआ वो ज़मीन यहीं रह गई। और इस तरह के हमारे पास सैकड़ों वाक़यात हैं। 3 अफराद, 4 अफराद, 5 अफराद, कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी नस्लों से दुश्मनियाँ चल रही हैं। उनके दर्जनों अफराद जहाँ भक हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन वहीं पर मौजूद है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इस नौयत की कत्ल गारत एक मामूल बन चुकी है, जिसके बारे में इंसानी हकूक की तंजीमों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से अक्सर ऐसी तजावीज़ सामने आती रहती हैं जिनमें ज़मीन और जायदाद की मलकियत और कब्जे वगैरह के तनाज़ात के फौरी हल के लिए कानून साजी का मुतालबा किया जाता है। दिहाइयों तक ज़ेर समात रहने वाले दीवानी मुकदमात में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो फरीकैन को झगड़े की तरफ ले आती हैं, और फिर एक दिन कोई हादसा रोनमा हो जाता है और फरीकैन में से अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं, और यूं इस किस्म के मुकदमात तवील खूनी दुश्मनियों में बदल जाते हैं। जमीन जायदाद अपनी जगह मौजूद रहती है, लेकिन उसकी मलकियत या कब्जे का दावा करने वाले नहीं रहते। ये तनाज़ात अदालतों में ज़ेर समात रहते हैं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि जो दीवानी मुकदमात हैं वो बड़ा इनऑर्डिनेटली डिले हो जाते हैं कोर्ट्स में, वो रेवेन्यू कोर्ट्स हों या वो सिविल कोर्ट्स हों। आपको पता है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसकी फाउंडेशन है ड्यू प्रोसेस। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी इस फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है,
اور اس رائٹ کو انشور کرنے کے لیے جو پروسیجرز ہیں، ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس میں کچھ سیف گارڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اب جو لیٹیگنٹس ہیں وہ ان سیف گارڈز کو مینیپولیٹ کر کے جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ڈیلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مینیپولیشن ہے وہ کیس کی جو دائرگی ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹے آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں کورٹ سے، تو وہ فار انڈیفینٹ پیریڈ جو ہے وہ جاری رہتے ہیں اور وہ انووک رہتے ہیں، وہ ریکال نہیں ہوتے۔ سملرلی جو فالس اور فریولس لیٹیگیشن ہے وہ بھی بڑی ایزی ہے۔ کسی بھی پیپر پہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل آپ کوئی فورج کر لیتا ہے تو اس کی بیسس پہ کورٹ میں جا کے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اسٹے آرڈرز گرانٹ کیے جاتے ہیں، اور فار ایئرز آن اینڈ یہ لیٹیگیشن جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے۔ اوور آل میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں وہ ایک لیٹیگنٹ رجحان ہے جس کو ہم کرونک لیٹیگنٹس کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی بندے کو اس میں انٹیگل کر کے، اور خاص طور پہ دیوانی مقدمات میں، تو جو اس کا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے ہمارا، ابھی تک وہ بھی اتنا زیادہ اس میں اعتماد لوگوں کا نہیں آیا ہے۔ ساری دنیا اب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کی طرف جا رہی ہے، اور جو مقدمات ویسٹ میں جیسے ڈالتے ہیں اس میں ایک دفعہ مقدمہ فکس ہو گیا ہے تو پھر اس مقدمے نے کنکلوڈ ہونا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدمات بہت زیادہ ہیں۔ مقدمات کم کرنے کا میرے نزدیک سب سے اچھا اور ایک ہی طریقہ ہے کہ جو فریولس لیٹیگیشن لے کے آئے، اور فریولس نہ بھی ہو، اگر ایک لیٹیگیشن کا ڈیسیشن ہوتا ہے اور جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ایکچوئل کاسٹ ٹائم کی اور جو ایکچوئل اس کی کاسٹ ہے وہ ساتھ ملنی چاہیے۔ تو جب تک آپ کاسٹ، پیونیٹیو کاسٹ اور ایکچوئل کاسٹ کا سسٹم ڈیولپ نہیں کریں گے، لیٹیگیشن کا نمبر کم نہیں ہوگا۔ پہلا ٹارگٹ ہے کہ لیٹیگیشن کا نمبر کم کیا جائے، اور دوسرا ٹارگٹ ہے کہ اس کے ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جایا جائے، نہ کہ ایک پارٹی کو اسٹے دے کے اور اس کے بعد اس مقدمے کو جو ہے اس کی تاریخ ہی نہ آئے، اگر تاریخ آئے تو دوسری پارٹی اس میں ڈیٹ لے جائے، اور پھر اس کے اوپر کوئی اس کی ڈیٹ لینے پہ اور دوسرا بندہ جو اتنا ٹریول کر کے وکیل کو لے کے عدالت میں آتا ہے اس کو اس کی کوئی کمپنسیشن میں نہ ملے۔ تو میرا خیال ہے یہ بیسک روٹ کاز۔ اصل میں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا سول جسٹس سسٹم ہے، وہ کوئی اس ہمارے لوکل جو کنڈیشنز تھیں یا لوکل کلچر تھا یا جس طرح کی ویلیوز تھیں، وہ اس کے ساتھ اس طرح، تو ہمارے لیے تو یہ سب ایلین ایک کرمنل جسٹس سسٹم تھا، باہر کا آیا ہوا تھا، اور پھر کمپلیکس بھی ہے۔ ہمارے جو عام لوگ ہیں وہاں ہمارے ان کی اتنا ایک خواندگی کی اتنا شرح نہیں ہے، بہتر شرح نہیں ہے، لوگ کو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسی لیے لائرز کو بھی اس طریقے سے ایک سپیس مل جاتی ہے اس کو چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی۔ پھر یہ ایک سسٹم جو ہے یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس میں چیزیں بڑی ڈیلے ہو جاتی ہیں، پرومپٹ ڈیسیژنز نہیں ہوتے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو اکیوزڈ ہے ہی از دا فیوریٹ چائلڈ آف لا، کہ پورے قانون کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اکیوزڈ ہے کوئی اس کو انوسینٹ کو سزا نہ مل جائے۔ تو جبکہ یہ والے جو کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں آپ کو باقاعدہ طور پہ کمیونٹی مل کے کمیونٹی پولیسنگ کے تھرو، جیسے پنچایت یا جرگہ، یعنی جس کو ہم الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بولتے ہیں، ہم الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جو کمیٹیز بنا کے ان کے تھرو اگر یہ کیا جائے، اس مسئلے کو اٹیچ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں۔ پنجاب میں زمین کے تنازعات میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت کے خاتمے کے لیے پنجاب میں ایک نئے قانون کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پنجاب پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025 کو متعارف کرایا گیا، جس میں اراضی پر قبضہ اور جائیداد کے تنازعات کو 90 دن کے اندر حل کرنے کی شک شامل تھی۔ پراپرٹی ڈسپیوٹ کو دیکھتے ہوئے پورے صوبے میں جہاں پر 1 درجن سے زائد لوگ
लुक़मा अजल रोज़ाना की बुनियाद पर बन रहे हैं अगर आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान में। इसको देखते हुए उन्होंने पहले एक प्लान इंट्रोड्यूस करवाया हुकूमत पंजाब ने कि एक लैंड रेजोल्यूशन कमेटीज़ बनाई जाएं, उनको एम्पावर किया जाए आर्डिनेंस के ज़रिए। फिर कानून साजी की गई जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, उस कानून के बारे में कहा कि आप इस पे नज़रसानी करें। दोबारा हुकूमत पंजाब ने इस पे नज़रसानी की। मजमूई तौर पर इसका जो अहम नुक्ता ये है कि जो डिस्प्यूट्स और चल रहे हैं और दिहाइयों तक चल रहे हैं, तीसरी नस्ल है, चौथी नस्ल है, 30 साल से केसेस जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं। जो दीवानी की केसेस हैं पूरे पंजाब में, जो लोकल अदालतें हैं या बड़ी अदालतें हैं, वहाँ 3-3 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, वो केसेस ख़त्म नहीं होते। इसको देखते हुए और कत्ल व गारत को देखते हुए उन्होंने कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ बनाएं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों और लोगों को फ़ौरन रिलीफ दिया जाए ज़मीनों के या जायदादों के जो मामलात हैं, डिस्प्यूट्स हैं। अहम नुक्ता ही यही था कि ये विदिन 2 वीक्स डिस्प्यूट्स हल हों और फिर आप 30 दिनों के अंदर अदालत जाएं और अदालत को एक टाइम फ्रेम दिया गया कि आप 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इन रेजोल्यूशंस को, इन डिस्प्यूट्स को, इन केसेस को वो करें, इनके मसाइल को देखें, अपना फ़ैसला सादर करें, ताकि मजमूई तौर पर जो कत्ल व गारत है, जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं ज़मीनें और जायदादों से मुतालिक, वो ख़त्म हों। पंजाब में लगभग एक अंदाज़ा है कि 11 लाख केसेस जो हैं वो इन्हीं ज़मीन से और जायदादों से मुतालिक पंजाब की हज़ारों अदालतों में मौजूद हैं। पंजाब में अराजी तनाज़ात हमेशा से सबसे ज़्यादा आम और शदीद नौयत के मसाइल रहे हैं। दिहाइयों से आम शहरी, खुसूसन बेवाएं, बुजुर्ग और गरीब तबका लैंड माफिया, जाली दस्तावेज़ात और ना ख़त्म होने वाली अदालती कार्रवाइयों की शिकायत करते आ रहे हैं, जो उनके वसाइल और सब्र दोनों को खा जाती हैं। इसी पस मंज़र में वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने इस कानून को एक फैसला कुन इक़दाम के तौर पर पेश किया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इस कानून के ज़रिए रियासती मशीनरी को फ़ौरी कार्रवाई के इख्तियारात मिलेंगे, असल मालिकान को जल्द कब्ज़ा वापस दिलाया जाएगा और उन नेटवर्क्स को तोड़ा जाएगा जो कानूनी पेचीदगियों और ताख़ीरी हरबों से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहेगी कि हम एक लॉ पास करवाएं। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, दिस वाज एन ऑर्डिनेंस जो कि पंजाब हुकूमत ने प्रोमलगेट किया हुआ है। और मैं मुल्तान के हवाले से बात करूँगा कि मुल्तान में जो हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हेडेड बाय DC मुल्तान थी, उसमें अराउंड 300 के करीब एप्लीकेशंस मूव हुई। 200 ऑफ देम वर फ्रिवलेस और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। 100 एप्लीकेशंस जो थी वो सही दुरुस्त साबित हुई और उसके ऊपर भी अराउंड 60-70% लोगों को कब्ज़ा दिलाया गया। और एक फास्ट तेज़ इंसाफ का ये एक प्रोसेस था ताकि लोगों को इंसाफ की फराहमी जो है वो जल्द मिले, जो कि एक अच्छी सोच है। और हम सपोर्ट करते हैं कि लोगों को सस्ता फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। बार बार अदालतों के चक्कर लोग काटने जाते हैं, कभी वकील नहीं आते, कभी जज नहीं आते और लोगों को उसी तरह वापस जाना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, ये ऑर्डिनेंस जो है अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इसको कालादम करार दिया गया। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद कानून साजी करके ट्राइब्यूनल की शक्ल दी है, जिसमें रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल टेक डिसीजंस इंस्टेड ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो लेट्स सी कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये तो अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना रिलीफ मिलता है। और ये जो मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया है और उसके अंदर जो है वो एक्चुअली जो पीछे जी डिले की वजह होती है वो जुडिशल डिले होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है अदालतों में कार्रवाई। और इसके अलावा जो है वो इंतज़ामी अमूर में डिले, कभी अफसरान का ना मिलना, कभी जजेस का तारीख़ दे देना, कभी जो है वो जो जिसकी दरख्वास्त गुजार है वो उसका टाइम पे ना पहुंच पाना उस मुकर्ररा तारीख़ पे, फिर आगे डेट्स टल जाना। फिर कभी स्टे का जो मसला है वो बहुत आपको पता है
کہ وہ پیچیدہ ہے، وہ بھی انصاف کی فوری جو فراہمی ہے وہ منتقل ہونے سے جو ہے وہ روکتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کچھ سوسائٹی کے لیول پہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ حکومتی لیول کے اوپر یہ ہے کہ فوری ریلیف تو سر اس وقت ہی ملے گا کہ جب عدالتیں با اختیار ہوں گی اور پولیس والوں کو جو ہے وہ سخت احکامات ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق دلوائیں اور جس کی پراپرٹی ہے اس کے حوالے کریں، اور قبضہ مافیا سے جو ہے وہ نجات کا یہی طریقہ ہے کہ فوری انصاف ہو، عدالتی احکامات ہوں اور پولیس جو ہے وہ ہیلپ کرے متاثرہ افراد کی اور اس کو جو ہے وہ حق ملے۔ ابھی حکومت پنجاب کے اس قانون کے اطلاق کو تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ 22 دسمبر 2025 کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ اور اموویبل پراپرٹی آرڈیننس کو معطل کر دیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے عدالت عالیہ کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس فیصلے سے لینڈ مافیا کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس قانون کو حالات کے مطابق نہ ہونے اور تمام ایشوز کو کور نہ کر سکنے والا قانون بھی قرار دیا گیا، اور بعض ماہرین نے اس قانون میں موجود خامیوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس قانون میں تو یہ گنجائش نہیں تھی، لیکن اس میں ہمارے ملک میں شروع سے ایک چیز جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی لڑائی رہی ہے، اب تو جوڈیشری کا بالکل ہی برا حال کر دیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو دیوانی مقدمات میں اگر ڈیلے ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ایگزیکٹو ایک ٹریبونل بنا کے اور اس کو علیحدہ سے ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب لینڈ کیسز پنجاب میں جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جب سے سوسائٹیز بننا شروع ہوئی ہیں تو یہ اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اس میں فائنینشیل سٹیکس بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو وہ ایگزیکٹو نے اس کو لیا تھا اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے شاید، لیکن جب آپ اس کو کانسٹیٹیوشن اور سیپریشن آف پاور پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ ایک ڈپٹی کمشنر کو یہ معاملہ اگر حل کرنے کے لیے دیں گے تو اس میں وہ کورس بھی کرے گا لوگوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، کسی کے حق میں اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس کو پراپر سنا بھی نہیں جائے گا۔ تو عدالت سے وہ سسٹم ایک بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو جس کو کہتے ہیں ڈیو کورس، یا جس کو کہتے ہیں کہ پراپر پروسیجر کو فالو کرنا اور دونوں کو سن کے ایویڈنس کی بنیاد پہ، شہادتوں کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرنا، وہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اس میں وہ والے ڈیفیکٹ تھے، شاید اسی لیے اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ اس قانون میں حکم امتناعی کے متعلق بھی ابہام موجود تھا، اور دیوانی مقدمات میں ہمارے ہاں حکم امتناعی کا استعمال اور خاص طور پر پروسیکیوشن کو طول دینے کے لیے ایک حربے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک مثال ہے، میں سائیوال میں پوسٹڈ تھا ایز ڈپٹی کمشنر، تو وہاں پہ سائیوال کلب ہے اور اس کی زمین جو ہے 1997 سے، گو کہ یہ سرکاری زمین تھی، 97 سے ایک پارٹی نے جو ہے وہ قبضے میں کی ہوئی تھی، اور وہ آن فریولس گراؤنڈز جو مختلف کورٹس تھے ان سے اسٹے آرڈر وغیرہ لے لیتا تھا۔ تو یہ الٹیمیٹلی 2019 میں جا کر میں نے ڈیسائیڈ کیا کیس، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس نے سول کورٹ کا جو انہیرنٹ جورسڈکشن ہے اس کو انووک کرتے ہوئے پھر اس پہ اسٹے لے لیا۔ تو یہ اس طریقے سے جو اوور لیپ ہے ریونیو کورٹس کا اور سول کورٹس کا، سول کورٹس کے جورسڈکشن کا، اس کو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ فار ڈیکیڈز چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو اوور لیپس ہیں جہاں پہ جورسڈکشن جو ہے ایکسکلیوڈ کیا گیا ہے سول کورٹس کا اور ریونیو کورٹس کا جورسڈکشن ہے، تو وہاں پہ صرف ریونیو کورٹس کو ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ریونیو ہائرارکی کا جو کیس ہے وہ 5-10 سال کے بعد جو ہے جب وہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہ سول کورٹ میں چلا جائے۔ تو جو جورسڈکشن ہے اس کے مطابق ہی کورٹس کو فیصلے جو ہیں اپنے کرنے چاہیے۔ اگرچہ ہمارا قانون وراثت خواتین کو وراثت میں سے طے شدہ حصہ دینے کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اول تو خواتین کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا جائے تو جس زمین کی حیثیت کم تر ہو وہ خواتین کے لیے منتخب کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس قسم کی قانونی اڑچن پیدا کر دی جاتی ہے یا دیوانی مقدمات کو اس قدر طویل اور پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے کہ خواتین استحقاق کے باوجود بر وقت مناسب حصے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ایک سر دست اور ٹاپ آف مائی ہیڈ ایک
ایشو آیا تھا جس میں ایک بھائی نے اپنی دونوں بہنوں کو پراپرٹی نہیں دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی بہنوں کو مستاجری جو کہ رینٹ ہوتا ہے زمین کا وہ ہم پے کر رہے ہیں، جو مستاجر ہیں وہ میری بہنوں کو پے کر رہے ہیں، زمین کیونکہ ہمارے قبضے میں، آپ جانتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں ہمارا ایک سوسائٹی ایسی ہے کہ مرد جو ہیں وہ زمینداری میں ہوتے ہیں، ان کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی زمینوں پہ گزرتا ہے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں بیکاز پولیٹیکل انفلوئنس، علاقے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حاضری مرد حضرات زیادہ رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اپنی زمین جو ہے بہنوں کو دینے میں کتراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح زمین ان کے پاس ہی رہے، ان کو ان کا حصہ یا مستاجری پہنچا دی جائے۔ تو جب یہ کیس DRC میں گیا تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ بہنوں کو ان کی زمین کا قبضہ دلانا چاہیے۔ میرے سے انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو صرف اتنی فیور دلا سکتا ہوں کہ جو قبضہ ہے وہ آپ اپنی مرضی کا لیں، دے دیں اپنی بہنوں کو، قبضہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے کسی ایک فریق کو، اور اس کے باوجود DRC نے قبضہ کی یا بے دخلی کے آرڈر دے دیے۔ تب تھوڑی سی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوتی ہے جب سائمنٹینیسلی عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے اور DRC بھی اس کو سن رہی ہے۔ میرے بھائی کا ادھر حصہ تھا اس زمین میں، اس نے یہ نزاکت لوگوں کو بلا کے بتایا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا میرا جو حصہ بنتا ہے وہ چھوڑ دیں آپ۔ اس نے درخواست دی تحصیلدار کو، تحصیلدار کی رپورٹ بھی ابھی بقایا تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو زمین کا مزہ چکاتے ہیں۔ تک دیوانی مقدمات کا تعلق ہے، میرے خیال میں تو یہ کبھی بھی اس کو سیریسلی کیا ہی نہیں گیا۔ تو ہم وہی پرانی سول پروسیجر کوڈ اور وہ ان ساری چیزوں کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اگر اراضی کے تنازعات کے تصفیے کے معاملات اور اس پر ہونے والے خونی جھگڑوں کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں رونما ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو زرخیز اور قیمتی زرعی اراضی ہے، اور دوسری وجہ شہروں میں موجود رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کا قیمتی ہونا ہے۔ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا اور زرعی لحاظ سے اہم صوبہ ہے، طویل عرصے سے اراضی تنازعات کا سامنا کر رہا ہے۔ زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ شہری جائیدادوں کی بڑھتی ہوئی قدر نے ملکیت، وراثت، قبضہ گیری اور جعلی دستاویزات جیسے مسائل کو جنم دیا ہے۔ یہ تنازعات نہ صرف عام شہریوں کی معاشی زندگی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ سماجی بے چینی اور عدم استحکام کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے پنجاب میں ایک منظم قانونی ڈھانچہ موجود ہے جو نو آبادیاتی دور سے چلے آنے والے قوانین اور بعد ازاں کی گئی قانون سازی پر مشتمل ہے۔ ایسے اضلاع جہاں سے موٹر ویز یا بڑی شاہراہیں گزرتی ہیں، وہاں پر زمین کے تنازعات میں بڑی وجہ وہ قدیمی شاملات ہیں جو ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق تو سرکاری ملکیت میں ہیں، لیکن ان زمینوں کے ساتھ لگنے والی نجی ملکیت کے حامل خاندانوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اراضی میں غیر قانونی طور پر اضافہ کرتے ہوئے شاملات کی زمین پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے قبضے بعد میں شدید تنازعات کا باعث بنتے ہیں اور نتیجے میں قتل و غارت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ضلع اٹک میں جہاں سے سی پیک موٹر وے کی تعمیر کے لیے جب حکومت نے زمینیں ایکوائر کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو متنازع ملکیت کی حامل اراضی کے مالکان کے درمیان شدید نوعیت کے تنازعات شروع ہو گئے اور قتل جیسے واقعات سامنے آنے لگے، کیونکہ موٹر وے کے ساتھ لگنے والی زمینوں کی قیمتیں بڑھ چکی تھیں اور ساتھ ہی شاملات پر قبضے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ان کی اہمیت بھی بڑھ گئی تھی۔ صرف ضلع اٹک میں سی پیک کے باعث زمینوں پر قبضے اور ملکیت کے تنازعات میں ایک سال کے دوران 60 کے قریب افراد کو قتل کر دیا گیا۔ بنیادی وجہ تنازع زمین تھی اور وہ بھی شاملات زمین تھی۔ شاملات پہ وہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے سی پیک کے دونوں طرف۔ میرا جو بھائی ہے ممارا خان جو قتل ہوا ہے، میرا بیٹا عامر شہزاد قتل ہوا ہے، میرا بھتیجا محمد کامران قتل ہوا ہے۔ میرے بھائی کا ادھر حصہ تھا اس زمین میں، اس نے یہ نزاکت لوگوں کو بلا کے بتایا ہے کہ یہ زمین جو ہے نا میرا جو حصہ بنتا ہے وہ چھوڑ دیں آپ۔ اس نے درخواست دی تحصیلدار کو کہ میری زمین پوری کی جائے۔ تحصیلدار کی رپورٹ بھی ابھی بقایا تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو زمین کا مزہ چکاتے ہیں، زمین آپ کو ہم دیتے ہیں۔
ये जलसे पे गए थे, बैलों की दौड़ पे वापस आ रहे थे और उन्होंने रास्ते में रोक के, मोटरसाइकिलों पे थे वो भी, ये हमारे बंदे भी मोटरसाइकिलों पे वापस आ रहे थे अपने घर। हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर दूर सी पैक के ऊपर इनको रोक के इन पे उन्होंने फायर खोला है। नज़ाकत, शहजाद, कदीर, जुल्फ़कार और इंतसार के पास डंडा था, कदीर के पास भी डंडा था, बाकी 3 लोगों के पास पिस्तौल थे। उन्होंने फायर किए और बंदों को हमारे को उधर मार दिया। उधर एजाज भी था हमारा भांजा, उसको डंडे वगैरह लगाए। जब मुझे इतला थी, मैं जंड में था, जब मैं पहुंचा तो सी पैक के ऊपर मेरे बेटे की, मेरे भाई की और मेरे भतीजी की डेड बॉडी उधर पड़ी हुई थी, वो दम तोड़ चुके थे। उधर से हमने एम्बुलेंस में उनको डाला और अस्पताल ले आए। उधर 5 घंटे हमने इंतज़ार किया अस्पताल में कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं अटक से। तो 5 घंटे के बाद हमें बताया गया कि जी ये आप डेड बॉडी अटक लेके जाएं, जो वहाँ से कम से कम 150 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी सफ़र है सारा। हम रात की तारीकी में, सर्दी में, शदीद सर्दी थी, हम डेड बॉडीज़ को लेके अटक गए। पूरी रात उधर पोस्टमार्टम हुआ है। सुबह तकरीबन 2, 2:30, 3 बजे नेक्स्ट डेट में 20 तारीख को डेड बॉडी हमारे हवाले हुई हैं पोस्टमार्टम के बाद, और हम वापस लेके गए। सुबह जब 20 तारीख को तकरीबन 6 बजे सुबह हम अपने गांव पहुंचे डेड बॉडी। इतना बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारा इतना नुकसान हो गया है कि हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है अभी। हम नमाज़ पढ़ते हैं, पक्के नमाजी हैं सर, तहज्जुद गुजार हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा सजदा सावा करते हैं सर, कितनी दफ़ा भूलते हैं हर टाइम ये चीज़ ना सर। अभी साल से ऊपर हो गया सर, 14 माह हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ भूलती नहीं। क्योंकि बंदे की कोई गलती हो ना सर, फिर तो चलो दरगुजर होती है, इंसान है, ज़मीन का कहते हैं मुंह ठंडा होता है, लेकिन गलती ना हो ना तो फिर वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती। ये हमारा भाई था सर, ममारत खान, और आमिर शहजाद भतीजा था, मोहम्मद कामरान ये भतीजा था। इस मोहम्मद कामरान का वालिद 1 महीना पहले सर, उसका 40वां पूरा नहीं हुआ था। ये इधर रेंजर में था ना सर, ये इधर से नेट पास ले कर कि मैं कोई सौदा घर में ना दे आऊँ, घर में वालदा है, वाइफ है। उधर से आया शाम को, रात को ही बल्कि सर। सुबह सर हमारे एक नज़दीक ही दूसरा गांव है, तो उधर एक बैलों की दौड़ शौड़ थी, तो बस इनकी ज़िंदगी ख़त्म थी सर। तो उधर चले गए। ये तीनों मोटरसाइकिल पे वापस जब आ रहे थे तो आगे 5 बंदे 2 मोटरसाइकिलों पे, उधर थोड़ा सा सी पैक के ऊपर ना सर काई शाही हम कहते हैं आड़, और मोटरसाइकिल रोड पे साइड पे खड़े करके उनकी आड़ में ये तीनों बंदों के पास पिस्टल थे सर। जुल्फ़कार, मोहम्मद शहजाद अब्बास, नज़ाकत खान, इनके पास पिस्टल थे। और 2 बंदों के पास ये कदीर जो है, ये फ़ौजी नायक रिटायर है सर। कदीर और शहजाद दोनों भाई हैं सके सर। तो कदीर और इंतसार ये जुल्फ़कार का बेटा है, एक बाप बेटा है सर, 2 भाई हैं, और एक ये जुल्फ़कार का भतीजा है सर नज़ाकत। और ये जो शहजाद और दूसरा है ना सर कदीर, इनकी बहन है, हमशीरा है इनकी, एक ही हमशीरा है, वो नज़ाकत के घर में। ये जुड़ा हुआ रिश्ता है सर 5 बंदों का। जिस टाइम एम्बुलेंस आईयां ते सां पता लगा ना ते असी गईयां ते अगे लाशां चा के वैन पैन ते सां उतले बंदे दा सब थोड़े बंदे मार गए। मेरी शादी अजे 2 साल नहीं पूरे होए ना, 3 महीने 2 साल पूरे हो ना, 12वें महीने बहुत हो गए ना कमरान मेरी ज़मीन आई ना। मेरे जेड़े मामूरी है ना, उन्होंने चाचूड़ी ज़मीन आई ते मामू जड़ा डाण कतल हो गया ना, वो आखने बई अद्धी ज़मीन अड्डी ना ते अद्धी तुड्डी। उन्हें आखने भी तुसी अड्डा सुलह करो ना, बई अद्धी ज़मीन तुसी गिनो ते अद्धी असी गिना ना। उन्हें आखने सारी असी गिसां, बस थोड़ा बहुत झगड़ा चलना पे ते इन्होंने पे फैक्शन तो हो के आगे उन राह रख के थे उथे उन्होंने त्रुआं कतल कर देता। हम अपने घर में थे और लोगों ने हमें बताया था, हमें तो पहले मालूम ही नहीं था। फिर हमें लोगों ने बताया, जब आप वहाँ पहुँचे तो ये तीनों कत्ल हुए थे। फिर तो हमें कोई पता ही नहीं चला। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है ये तो आपको मालूम है, लेकिन अभी भी ख़तरा है उनसे। वो हमारे आगे पीछे दौड़ते हैं, यही कहते हैं कि भाई फिर इन्हें कोई नुकसान ऐसा हो हम पहुँचा दे, ताकि ये हमारे साथ फिर लगे तो ये इनका केस जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी वो जो अभी बाहर निकले है ना एक लड़का, वो बहुत ज़्यादा करता है,
जहर छपानी वगैरह करता है इधर। पंजाब में अराजी से मुतालिक कानूनी निज़ाम की बुनियाद सूबाई कवानीन पर कायम है, जिनमें सबसे अहम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। ये कानून ज़मीनी मलकियत के तयन, अराजी के रिकॉर्ड की तैयारी और हफाजत, ज़मीनी महसूल की तशखीस और वसूली और रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात को मुनज़्ज़म करता है। ये एक्ट दरअसल पुराने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 की जदीद शक्ल है, जिसमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरामीम की गई। इस कानून के तहत पटवारी, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जैसे अफसरान को अराजी के इंतज़ाम और तनाज़ात के हल के इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन इन इख्तियारात को दीवानी अदालतों में आसानी के साथ चैलेंज करके न सिर्फ मुकदमात की तवालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात कवानीन का भी मजाक उड़ाया जाता है। तक दीवानी मुकदमात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में तो ये कभी भी इसको सीरियसली किया ही नहीं गया। हम वही पुरानी सिविल प्रोसीजर कोड और वो उन सारी चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, और जो मेजर इस्लाहात की ज़रूरत है उसमें हमारी पुराने प्रोसीजर में भी, सिविल प्रोसीजर कोड में एक जिसको कहते हैं कॉस्ट का सिस्टम है, लेकिन कॉस्ट यहाँ पे इम्पोज नहीं की जाती। यहाँ पे हमारी बार एसोसिएशन डोमिनेट करती हैं, और हमारी क्योंकि हुकूमतें कभी भी इतनी मुस्तहकम नहीं आई हैं, तो इस किस्म का सख्त डिसीशन के जो एडजमेंट ले उसको कॉस्ट दी जाए, और फ्रिवलेस मुकदमात अगर कोई फ़ाइल करता है तो उसको कॉस्ट जो है उसकी एक्चुअल जो सफ़रर है जिसके हक़ में फ़ैसला होता है उसको कॉस्ट मिले, और प्लस उसको कंपनसेटरी कॉस्ट मिले। तो इसका प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है सारा का सारा अदालती ये एडवर्सेरियल सिस्टम है। इसमें ज़्यादा फोकस जो होता है, जो भी मुकदमा लेके आता है वो स्टे लेने की कोशिश करता है। स्टे लेने के बाद उसका इंटरेस्ट उसके फ़ैसले में जो है वो ख़त्म हो जाता है, और वो उसको जितना लिंगर करना चाहता है, जो उसमें वीक होता है पार्टी होती है किसी भी लिटिगेशन में, उसका इंटरेस्ट उसको लिंगर ऑन करने में होता है। उसमें वकला का भी रोल है, उसमें जजेस के ऊपर बर्डन बहुत है और उनका भी रोल है। हम सब जानते हैं कि जैसे किसी भी कन्फ्लिक्ट के जो प्रीमिटिव टाइम्स से जो मोटिव्स हैं, उनमें एक मोटिव ऑफ कोर्स ज़मीन है। मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हो गया था, बाद में इन लोगों ने मिलजुल के, भाइयों ने और बहनों ने ये ऐसी स्कीम लड़ाई है कि उनका सेट बनवा के शनाख्ती कार्ड वगैरह इन्होंने ज़मीन हथियाई है। अराजी के मामलात में दीगर अहम कवानीन भी कलीदी किरदार अदा करते हैं, जिनमें जायदाद की मुंतकिली, खरीदो फरोख्त, किरायादारी और रहन से मुताल्लिक कानून, किरायादारों और मालिकान के हकूक़ व फ़राइज़ के तयन से मुताल्लिक कानून, हुकूमत की जानिब से अवामी मफाद में ज़मीन के हसूल का कानून और जायदाद की दस्तावेज़ात की लाजमी रजिस्ट्रेशन का कानून शामिल हैं। इन कवानीन का मकसद अराजी के लेन देन को शफाफ बनाना और तनाज़ात के इम्कानात को कम करना है। ऐसे तनाज़ात अमूमन रेवेन्यू अदालतों में सुने जाते हैं, जबकि पेचीदा नौयत के मामलात भी दीवानी अदालतें और आला अदालतें भी मुदाखलत करती हैं। फौरी नौयत के मामलात में मखसूस कानून के तहत अबूरी रिलीफ भी फराहम किया जाता है। सूबाई हुकूमत ने इस कानून का भरपूर और जारहाना अंदाज में दिफा किया। हुकूमत का दावा था कि ये एक्ट कमज़ोर तबकात के साथ रियासत के खड़े होने की अलामत है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इस कानून की मुअत्तली दरहकीकत कब्ज़ा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतरादिफ है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये कानून अदलिया पर हमला नहीं, बल्कि एक ऐसे अदालती निज़ाम के दबाव का अमली हल है जो मामूल के कब्ज़े के तनाज़ात में भी बर वक्त रिलीफ फराहम करने से कासिर नज़र आता है। हुकूमत के बयानिए के मुताबिक शहरियों को बरसों बल्कि दिहाइयों तक इंसाफ के इंतज़ार में रखना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस कानून में डिप्टी कमिश्नर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं और ये इख्तियारात अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। इस मौके पर यह सवाल भी उठा कि क्या हुकूमत को ऐसे तेज़ रफ्तार फैसलों के लिए
अदालती निज़ाम को बाईपास करने का इख्तियार है। अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें हमारे क्राइम का, और स्पेशली इस तरह के क्राइम जहाँ लैंड्स प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, लैंड की वो जो डिमार्केशन होती है वो प्रॉपर नहीं हुई, और कलेक्टिव लैंड्स हैं, और जैसे एक प्रीवियस सेटअप था कि हमारे गांव होते थे और गांव के साथ शामलात की ज़मीनें, यानी जो कलेक्टिव ज़मीनें होती थी कम्युनिटी की, पूरे गांव की कम्युनिटी की, तो ऐसी बहुत ज़्यादा हैं। अब उन सारी वजूहात की वजह से यहाँ जो इस तरह के क्राइम, इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं कि किलिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है ज़मीन की तकसीम पे और कब्ज़े के उस पे, पोजेशन पे, तो काफ़ी फ्रीक्वेंट इंसिडेंट होते हैं, और ऑन एवरेज 8 से 10 केसेस ऐसे हो जाते हैं हर साल के अंदर जिनमें किलिंग्स हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से, और मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन फैमिली जो है इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं। दीवानी मुकदमात की सूरत हाल और वो नताइज जो ऐसे तवील मुद्दत मुकदमात से सामने आते हैं, उनके बारे में साबिक जस्टिस शाहिद वहीद अपने तजर्बात कुछ इस तरह बयान करते हैं। मुझे एक मुकदमा याद है कि जिसमें मैंने उसको सुना और मेरा ख्याल था कि जो रिट पिटीशन फ़ाइल की गई है उसमें वालदा की तरफ से उसको फ़ाइल की गई थी। कस्टडी का केस था 2 बच्चियों का, जो उस वक्त बच्चियां थी, तो उनको जब अदालत में वो मेरे पास आया तो वो रिट पिटीशन मेरे ख्याल में मेरिट पे डिसमिस होने वाली थी। मैंने उस केस को सुना और उसका फ़ैसला महफूज कर लिया, ये कहते हुए कि ये मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन जब अंदर जाके मैंने केस को अच्छी तरह पढ़ा तो मेरे सामने ये चीज़ आई कि ये दोनों जो लड़कियां हैं, ये अब एक उसमें से बालिग हो गई है और एक लड़की जो है वो बालिग होने के यानी 18 साल होने के करीब है। माँ की ने उसकी कस्टडी ली हुई थी उन बच्चों की स्टे की बुनियाद पे, और कोई 8-10 साल से हाई कोर्ट में उस स्टे की बुनियाद पे माँ के पास कस्टडी थी। लेकिन जो निचली कोर्ट का फ़ैसला था वो बाप के हक़ में था कस्टडी के, और उसको मुअत्तल कर दिया गया था। आज अगर मैं ये फ़ैसला कर देता उस तारीख़ को कि ये बच्चियां जो हैं इनको बाप के पास भेजा जाए, तो इतना टाइम गुज़र चुका था कि जो वेलफेयर ऑफ माइनर का असूल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है गार्डियन केसेस में, वो वायलेट हो रहा था। तो मुझे फिर दोबारा उसको हेयरिंग में लगाना पड़ा और उसको मैंने दोबारा नीचे गार्डियन कोर्ट को भेजा, इसलिए कि वो दोबारा से उसको सुन के और लड़कियों की आज की कंडीशंस के और उनकी वेलफेयर को सामने रखते हुए उनकी कस्टडी का फ़ैसला करे। कोई इतना बड़ा मेगा स्कैंडल तो एज सच नहीं है, और यहाँ अटक थोड़ा सा रिमोट भी हो जाता है तो उसका फ़ायदा है कि इतना कंटेस्टेड एरिया नहीं है उस तरीके से। स्टिल कंपटीशन इज़ देयर, और हाउसिंग सोसाइटीज़ की तो बड़ी मशरूम ग्रोथ हुई है, और आई डोंट नो वेदर इट इज़ वेल प्लान्ड और नॉट। हमारे अपने अलहदा डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल केसेस आते हैं और जिसमें लोगों के डिस्प्यूट होते हैं कि जी हमारी जो लैंड है वो कोर्सिवली ली गई है, या यहाँ हमारा रास्ता बनता है तो ये इस कानून ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इसकी वजह से हो जाता है। उस सारी चीज़ को हम देखते हैं, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उसमें जितना पुलिस का रोल होता है वो एफिशिएंटली, डिलीजेंटली वो प्ले किया जाए, और किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, और किसी किस्म की कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो, किसी से ज़्यादती ना हो, या किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा ना किया जाए। अगर अटक में ज़मीनों के तनाज़े पर हुई कत्ल गारत के मुतासरीन के तासुरात को सुना जाए तो इस गंभीर मसले की कई परतें हमारे सामने खुल जाती हैं कि क्यों लोग ज़मीन जायदाद के तनाज़ात में कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनको ये मालूम होता है कि ज़मीन पर जिस तरह भी हो
कब्जा कर लो, और अगर इसमें मुखालिफ को जानी नुकसान भी पहुंचता है तो फौजदारी मुकदमा से निमट लिया जाएगा। यही वो सोच है जो लोगों को इस किस्म के तनाज़ात में उलझाए रखती है। इतनी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी एक्सट्रीम वो लोग चले जाएंगे, लेकिन उनके पीछे खामोश हाथ थे जो उनको यहाँ तक ले आए। कि आप गांव का आपको पता है माहौल ही ऐसा होता है, उधर जो है ना कोई थोड़ा सा इशू बने तो फिर उस पर तेल डालने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ताकि इनको लगाएं और इनकी ज़मीनें हम खरीदें। सीपैक के ऊपर ज़मीन है, कीमती ज़मीन थी, उस पर सबकी नज़र थी। कुछ लोग, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, फ़ायदा नहीं है ना कोई, जो मेरा नुकसान हो गया तो अभी उन लोगों का नाम लेने से भी कोई मेरा नुकसान तो नहीं पूरा होगा। लेकिन खामोश हाथ बीच में थे जिन्होंने यहाँ तक बात पहुँचा दी, और वो इलिटरेट टाइप लोग थे, अनपढ़ लोग थे। हम पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, हमारा तो ये झगड़े फसाद के हम नज़दीक भी नहीं जाते। ज़िंदगी में हमारा पूरा करियर हमारा चेक किया जाए, कोई ऐसा हमारा ना कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है, ना किसी के साथ हमारा कोई मसला है। हमारे पास तो जो भी आता है हम उसको कोशिश करते हैं कि उसका मामला जो है ना वो सॉल्व करें और उसको मज़ीद ख़राब ना होने दें, हमारा ये मोटो है। लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ है इसके पीछे भी खामोश हाथ थे जिन्होंने उन लोगों को यहाँ तक हमारे सामने खड़ा कर दिया कि वो इतने एक्सट्रीम चले गए कि हमारे 3 बंदे उन्होंने मौके पे जो है ना वो कत्ल कर दिए, और अभी भी उनको कोई पछतावा नहीं है। अभी भी जब भी आमना सामना होता है तो वो कोई मुँहों पे हाथ करता है, कभी किधर जो है ना वो हमारी तरफ जो है ना वो दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी भी हमें डर है कि यार वो मज़ीद हमारा कोई नुकसान करने के चक्कर हैं, वो राजीनामे के लिए भी दबाव शबाव डाल रहे हैं कि यार किसी तरीके से कोई और झगड़ा बनाओ, इनके ऊपर पर्चा कराओ ताकि ये राजीनामा हमारे साथ करें और हम अपने बंदों को बाहर निकालें। इस तरह की वो उनकी सोच है। ये मेरे मियाँ के भाई हैं, साथ उनके सारा फैमिली है पूरी, माशाल्लाह 9 भाई और 2 बहनें थी। ये सब मिल गए थे आपस में, और मुझे कोई नहीं था पता घर में। मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हो गया था, बाद में इन लोगों ने मिलजुल के, भाइयों ने और बहनों ने ये ऐसी स्कीम लड़ाई है कि उनका सेट बनवा के शनाख्ती कार्ड वगैरह इन्होंने ज़मीन हथियाई है। तो जब मेरा बड़ा जेठ था वो भी साथ था, पैसे लेता देता था। जब ये उसके साथ धोखा हुआ फिर उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप कदम उठाएं, मैं तुम्हारे साथ केस करें, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई है। तो फिर हमने केस किया। जब शहादत पे टाइम आया तो वो हमारे साथ नहीं चला, कहता क्या कर सकते हो, के लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए सारे कानून के दरवाजे बंद हैं। मैंने अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखा था, इंशाल्लाह मेरे बच्चों पर एक दिन ऐसा अगर रहम का दरवाज़ा खुल जाएगा इंशाल्लाह। चूँकि ज़मीन के तनाज़ात और इन तनाज़ात पर होने वाली कत्लो गारत का 90% पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, और इसकी बड़ी वजह कानून की मौजूदा सूरत हाल है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की तफसील पर नज़र डाली जाए तो ये एक जामे कानून है जो 7 दिसंबर 1967 को नाफिज हुआ और 1 जनवरी 1968 से पूरे पंजाब में लागू हो गया। इसका इतलाक सूबे के तमाम इलाकों पर होता है, सिवाय उन इलाकों के जिन्हें हुकूमत खुसूसी नोटिफिकेशन के जरिए मुस्तस्ना करार दे। इस एक्ट का बुनियादी मकसद ज़मीनी रिकॉर्ड को मुनज़्ज़म करना, महसूल की मुनसिफाना तशखीस और अराजी तनाज़ात के हल के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार फराहम करना है। इस कानून में अहम इस्लाहात की वजाहत की गई है, जिनमें ज़मीनी हसूल, ज़मीन का मालिक, स्टेट यानी वो इलाका जहां अलग रेवेन्यू जमा होता है, रेवेन्यू अफसर और ज़री साल शामिल हैं। रेवेन्यू अफसरान की दर्जाबंदी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से शुरू होकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक जाती है, जो अपने अपने दायरा इख्तियार में अराजी के इंतज़ाम और तनाज़ात के फैसले के जिम्मेदार होते हैं। एक्ट का एक निहायत अहम हिस्सा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिक रिकॉर्ड से मुतालिक है, जिसमें जमाबंदी, इंतकालात, क्योट नंबर्स और दीगर तफसीलात शामिल हैं। हालिया बरसों में सूबे में ज़मीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड निज़ाम के तहत डिजिटल शक्ल में फराहम किया गया है, जिससे शफाफियत में इजाफा हुआ और रवायती बदउनवानी में नुमायां कमी आई। अगरचे रिकॉर्ड की गलतियों और अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर जैसे मसाइल अब भी मौजूद हैं। ज़मीनी महसूल की तशख़ीस के हवाले से कानून वाज़ेह करता है कि अमूमी तौर पर तमाम ज़मीन रेवेन्यू के दायरे में आती है, अलबत्ता कुछ मखसूस ज़मीनें जैसे शहरी इलाके जहां दीगर टैक्स नाफिज होते हैं या तवील अरसे से बंजर ज़मीन मुस्तस्ना हो सकती है। रेवेन्यू अफसर तशख़ीस की तजावीज़ मुरतब करता है, जिनकी मंजूरी के बाद बाकायदा ऐलान किया जाता है। मजमूई तौर पर पंजाब में अराजी तनाज़ात के हल के लिए मौजूद कानूनी ढांचा मजबूत बुनियादों पर कायम है।
ताहम अमली सतह पर तवील मुकदमात, इंतजामी कमजोरियां और बाज़ औक़ात बदउनवानी इंसाफ की राह में रुकावट बनती हैं। माहिरीन के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि वो जायदाद के तमाम लेन देन में रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं, ज़मीनी रिकॉर्ड की बाकायदा जांच करें और किसी भी तनाज़े की सूरत में फौरी कानूनी मुआवनत हासिल करें ताकि अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। पंजाब के ख़ास तौर पर वो देहात जहाँ से मोटरवेज़ गुज़रती हैं और अभी ताज़ा जो वाक़यात हो रहे हैं वो अगर आप ज़िला अटक को देखें या इस तरह आगे जाएं तो मियाँ वाली के ज़िला में भी इस किस्म के वाक़यात आपको मिलेंगे कि जहाँ से मोटरवे गुज़रना थी उस जगह को चूँकि हुकूमत ने एक्वायर किया और ज़मीनों की चूँकि तकसीम बहुत कम हुई है, इज्तमाल अराज़ी नहीं हो सकी, बहुत सारे ऐसे कस्बात और ऐसी यूनियन कौंसल हैं जहाँ पर चकबंदी नहीं हुई। तो जब ये एक इसको हम कहते हैं मुश्तरका खाता, जब एक मुश्तरका खाता में 10 एकड़ है या 5 एकड़ अराज़ी है और उसके 10 मालकान हैं, तो जब वो तकसीम पे आते हैं तो तनाज़ात होते हैं और हुकूमत के पास कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है कि वो ज़मीन की तकसीम किस तरह की जाए जिससे तमाम फ़रीक़ैन राज़ी हों। चूँकि वो राज़ी नहीं होते, सबसे पहले तो वो कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस चलते हैं, लेकिन इन केसेस के फ़ैसले होने में बाज़-औक़ात 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं। तो होता क्या है कि वो तनाज़ा मौजूद रहता है, ज़मीन मौजूद रहती है और उसकी तकसीम हो नहीं पाती। हुकूमत के पास या इदारों के पास या जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसके पास ऐसा कोई मेकनिज़म नहीं है कि वो तमाम फ़रीक़ैन को राज़ी कर सके किसी एक तकसीम पर जिसकी बुनियाद पर झगड़े होते हैं।